नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। मैं विक्रांत यादव दोस्तों लाइफलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन अंकेक्षण पढ़ रहे थे और अंकेक्षण का छठा टॉपिक अपन प्रारंभ कर रखा था, कंपनी अंकेक्षण एवं सरकारी कंपनी का अंकेक्षण है। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आए तो दोस्तों मेरे से जरूर पता कर लें, मैं आपके लिए मदद करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब दोस्तों ये अंकेक्षण का जो मामला था इसको अपन आगे बढ़ाते हुए दोस्तों यदि कोई सीए, अपन ने पढ़ा था कि अयोग्यताएं देख रहे थे अपन, अंकेक्षक कब अयोग्य हो जाता है तो अपन ने बहुत सारी अयोग्यताएं देखी। तो यदि दोस्तों सीए स्वयं या उसका साझेदार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर सेक्शन 144 में बताई गई सेवाएं दे रहा है तो वो कंपनी में, उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी में, होल्डिंग की सब्सिडरी में, स्वयं की सब्सिडरी में, एसोसिएट कंपनी में, इनमें सब में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी कि अंकेक्षण कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएगा अगर वो सीए स्वयं या उसका साझेदार सेक्शन 144 में दी गई सेवाएं उस कंपनी को दे रहा है, तो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी को दे रहा है, उसकी सब्सिडरी कंपनी को दे रहा है सेवाएं। जो 100 सेक्शन 144 में बताई गई वो सेवाएं उस कंपनी में, उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडरी में, सब्सिडरी की होल्डिंग में, कंपनी में दे रहा है, तो दोस्तों वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। अभी 144 में सेवाएं कौन सी हैं ये अपन देखेंगे। तो 144 में क्या क्या सेवाएं दे रखी है, आपसे पूछे अंकेक्षण द्वारा, अंकेक्षक द्वारा न किया जाने वाले सेवाएं कौन सी हैं, जो एक अंकेक्षक जो ऑडिट करना चाहता है किसी कंपनी में तो उसको, उसके द्वारा कंपनी को निम्नलिखित सेवा नहीं दी जानी चाहिए। अगर निम्न में से कोई भी सेवा वो देगा तो वो उस कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकता। तो आपसे पूछे कि और सेक्शन 144 किसके संबंध में है, तो आपको बताना है ऑडिटर द्वारा न दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में है। आपसे पूछे कि ऑडिटर द्वारा न दी जाने वाली सेवाओं का वर्णन कौन से सेक्शन में किया गया है, तो सेक्शन 144 में किया गया है। तो दोस्तों एक अंकेक्षण करना चाहता है, मान लो आप सीए हो, किसी कंपनी का क्या करना चाहते हो, अंकेक्षण करना चाहते हो, ऑडिटर नियुक्त होना चाहते हो, तो दोस्तों आपको उस कंपनी में निम्नलिखित सेवाएं आप नहीं दे सकते। अगर इनमें से कोई भी एक सेवा दे रहे हैं तो आप उस कंपनी का क्या नहीं कर सकते, अंकेक्षण नहीं कर सकते। तो दोस्तों अकाउंटिंग, बुक कीपिंग वर्क, आप उसका लेखा जोखा रखने का कार्य कर रहे हैं तो आप अंकेक्षण नहीं कर सकते उस कंपनी में। एक्टुअल सर्विसेज, दोस्तों एक्टुअल सर्विसेज क्या होती है दोस्तों, कानून की पालना, उस कंपनी पर जो जो कानून नियम लागू होते हैं उनकी पालना के संबंध में उसको कानूनी सलाह देने का कार्य कर रहे हैं तो भी आप उस कंपनी के अंकेक्षक नियुक्त नहीं हो सकते। मैनेजरियल सर्विस, मैनेजर के रूप में सर्विसेज दे रहे हैं तो भी आप उस कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकते। आप या आपका साझेदार, इसमें दोनों है, आप या आपका साझेदार, दोनों में से कोई भी अगर इसमें से सेवाएं दे रहा है तो अंकेक्षण नहीं कर सकते आप उसका। तो इंटरनल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट अगर कर रहे हो तो वैधानिक अंकेक्षण के अयोग्य हो जाओगे। अगर आपने उसी कंपनी में इंटरनल ऑडिट किया है या कॉस्ट ऑडिट किया है तो आप वैधानिक अंकेक्षण नहीं कर सकते। दोस्तों आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि आपको कंपनी को फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्स से, बाहरी सोर्सों से आप ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हो कंपनी को तो भी आप अंकेक्षण नहीं कर सकते। निवेश के लिए, कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए सलाहें दे रहे हैं कंपनी को कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए तो भी आप अंकेक्षण सेवाएं नहीं दे सकते। डिजिटल डिजाइन एंड, दोस्तों डिजाइन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिजाइन कर रहे हैं या इम्प्लीकेशन के लिए आप सलाहकारी सेवाएं दे रहे हैं तो भी दोस्तों आप उसका अंकेक्षण नहीं कर सकते। और इन्वेस्टिंग और बैंकिंग सर्विसेज अगर आप उपलब्ध करा रहे हैं तो भी आप उस कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकते। अब दोस्तों अपन ने 141(3) में कल क्या पढ़ी थी, अयोग्यताएं पढ़ी थी कि अंकेक्षण कार्य कौन नहीं कर सकता, और जो अपन ने अभी ये पढ़ी है सर्विसेज इस 44 में, इससे पहले जो अंकेक्षण की अयोग्यताएं पढ़ी थी वो 141 सब सेक्शन 3 में पढ़ी थी। तो ये अयोग्यताएं थी, क्या क्या अयोग्यताएं थी, किसी कंपनी में आपने निवेश कर रखा है, शेयर खरीद रखे आपके साझेदार या आपके रिलेटिव ने, तो आप इन्वेस्ट उस कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकते।
दूसरा 5 लाख से अधिक का ऋण और लोन ले रखा है आपने, अपने साझेदार ने, रिलेटिव ने, तो भी नहीं कर सकते। तीसरा क्या था पॉइंट, तीसरा पॉइंट था 2 लाख रुपए से अधिक की गारंटी दे रखी है आपने, आपके साझेदार ने या रिलेटिव ने, तो भी आप अंक एक्सटेंड नहीं कर सकते उस कंपनी में। और 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी कौन खरीद सकता है, 1 लाख रिलेटिव, 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी है रिलेटिव के पास, तो आप अंकेक्षण कर सकते हो, ये छूट थी उसमें। उसके अलावा यदि कंपनी को आप बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से कोई बिजनेस कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो भी आप उस कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकते। कंपनी को कोई सेवाएं उपलब्ध करा रहे, सलाहकारी सेवाएं जो अपन ने अभी सेक्शन 144 में पढ़ी, तो भी आप अंकेक्षण नहीं कर सकते। जो ये अयोग्यताएं दे रखी हैं, जो ये अयोग्यताएं दे रखी हैं नियम संख्या 143(3) में, उन अयोग्यताओं को में से अगर कोई भी अयोग्यता आपके अंकेक्षक नियुक्त होने के बाद आ गई, मान लो आप अंकेक्षक नियुक्त हो गए किसी कंपनी में, फिर आपके रिलेटिव ने 5 लाख से अधिक का लोन ले लिया उस कंपनी से, तो भी आप अयोग्य हो जाओगे। आपको तुरंत अंकेक्षण का श्वेत पद रिक्त माना जाएगा आपका, और आपको पद छोड़ना पड़ेगा। कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी, आकस्मिक रिक्तता हो जाएगी, आकस्मिक रूप से बीच में ऑडिटर की रिक्तता हो जाएगी, आपको पद खाली करना पड़ेगा। यानी कि आपकी नियुक्ति के बाद भी अगर आपको नियम 141(3) की अयोग्यता हो जाती है कोई, तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। ये हुआ आज की क्लास में। अब दोस्तों आपके लिए एक आवश्यक सूचना लेके आया हूं। दोस्तों आज आपके लिए एक शानदार क्लास बना रहा हूं, और वो क्लास क्या होगी दोस्तों, वो आपके लिए बूस्टर का कार्य करेगी। दोस्तों आपके लिए बूस्टर डोज होगी। जिस प्रकार से कोरोना की वैक्सीन का प्रभाव कम हो गया था, उस प्रभाव को बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी बूस्टर डोज? दोस्तों सरकार ने बूस्टर डोज लगाई थी। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको बूस्टर डोज देने का कार्य करूंगा। और बूस्टर डोज कैसी होगी कि अब आपकी तैयारी मुझे पता है अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि एग्जाम आपको 5 महीने आगे लग रहा है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ना तो आपको अधिक पढ़ना पड़ेगा, ना ही आपको कम पढ़ने की आवश्यकता होगी। आपका मतलब आप मिनिमम कम से कम इतनी पढ़ाई तो कर सकते हैं। ऐसे इस प्रकार से मैं एक तरीका बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, ताकि 5 महीने बाद जब आपका एग्जाम हो तो आपका सिलेक्शन वाली लिस्ट में आप शामिल हो। कम से कम आप जो कंपटीशन में टक्कर देने वाले स्टूडेंट्स टॉप मोस्ट, उनमें आप शामिल हो। तो उसके लिए मैं आपको शानदार रणनीति बताऊंगा कि आपको चलना किस प्रकार से है, और इतनी आसान रणनीति बताऊंगा कि जिसको फॉलो करना भी बहुत कोई ज्यादा टफ नहीं होगा। दूसरा, अपन आपके 15 गुना रिजल्ट के बारे में भी बातें करेंगे कुछ, कि 15 गुना का रिजल्ट क्यों नहीं आया, और मुझे क्या संभावना लग रही है कि कितने प्रतिशत जाएगी, और आपके जो भी कोई क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, वो भी लेके आऊंगा, उसमें साथ में इंक्लूड करूंगा। तो दोस्तों शानदार आपको रणनीति बताने वाला हूं, आपकी कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा, आपके एग्जाम के बारे में भी बातें करेंगे। एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा 15 से 20 मिनट का। बाकी आप पे अब फिलहाल इतना दबाव तो है नहीं, देखना शानदार लगेगा आपको। मेरी जो बातें उसमें से आपको अच्छी लगे उनको फॉलो कर लेना, जो आपको अच्छी नहीं लगे उनको छोड़ देना। बाकी एक भी बात मैं ऐसी नहीं कहूंगा जो आपको अच्छी नहीं लगे। दोस्तों आपने इस क्लास को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए यूजफुल होंगी दोस्तों, विश्वास करके चलना। आपके लिए ऑडिटिंग की क्लासें, एक एक क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। आप ये पूरे ऑडिटिंग के नोट्स बनाते हुए चले। पढ़ने के बाद जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन वास्तव में इन्हीं में से पूछता है, और आप किसी भी बुकों में से क्वेश्चन उठा के करना, आपके अधिकांश क्वेश्चन के आप आंसर दे पाओगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट रणनीति वाली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।